क्लास ले रहा हूं और मेरा उद्देश्य है कि इस इंट्रोडक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा बात बताऊं। अभी तो हमारे पास कुछ समय है, लेकिन पहला दिन जो होगा इंट्रोडक्शन का क्लास होगा, तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको इतिहास का आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और बारी बारी से प्रत्येक सब्जेक्ट को क्लियर करते जाएंगे हम लोग। और मेरा उद्देश्य है कि कम से कम समय में एक ऐसी सफलता, एक ऐसी मजबूती हासिल करना है कि मैं और आप, हम दोनों एक साथ मिलकर संपूर्ण बिहार को आगे बढ़ाने में, आर्ट्स की दुनिया में एक अच्छे रैंक ले जाने में हम प्रयास करेंगे और एक सफलता हासिल करने का, पूर्ण रूप से सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो गारंटी ले सकते हैं कि हम ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे बिहार में इस बार का हो सकता है कि टॉपर भी आ जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो पूर्ण रूप से दिल से जुड़ जाइए और दुनिया की हर नेगेटिव बातों को छोड़िए और हमारे साथ जुड़ करके आप काम कीजिए, आप पढ़िए और गारंटी ले सकते हैं हम कि आप इस मुकाम तक हासिल कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज एक सब्जेक्ट की ओर जिसका नाम है इतिहास। इतिहास यानी हिस्टोरी, इसको अंग्रेजी में हिस्टोरी और हिंदी में इतिहास कहा जाता है। यह इतिहास जो है आपका दो शब्द इति प्लस हास के मिलने से बना है। इसको इतिहास यानी इति, इति का मतलब होता है बीती हुई, इति यानी हम कह सकते हैं इति यानी बीती हुई, और हास, हास का मतलब होता है ऐसे कहानी। तो इतिहास यानी बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं, लेकिन आपका लेवल जो है बहुत ऊपर चला जा चुका है, तो बच्चों वाली परिभाषा हम लोगों को पढ़ना ज्यादा शेड्यूल नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, तो इसमें थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि जो इतिहास है, यह हमारे पास दो तरीके की जानकारी दिलाती है। कहिएगा क्या, तो एक तो वह हुआ कि इति जो बीती यानी बीती हुई कहानी, दूसरी ओर कि इसमें बीती हुई जो कहानी है उसका अध्ययन के स्रोत के आधार पर भी हम कहते हैं इतिहास का परिभाषा। तो अध्ययन का स्रोत जो होता है वह दो प्रकार से होता है, एक हमारे पास पुरातात्विक स्रोत होता है और दूसरा हमारे पास साहित्यिक स्रोत होता है। साहित्य यानी कि दो तरीके साहित्य हो सकता है, एक तो धार्मिक होगा और दूसरा किसी राजा महाराजा के बारे में होगा या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखा गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मौर्यकालीन शिलालेख, मौर्यकालीन अभिलेख, अकबर का राजपूत नीति, या अकबर का बहुत सारा जो कंटेंट है जो उन्होंने शासन किया, उस शासन काल के दौरान जितने भी काम किए वह काम उनका आएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे क्या कि दूसरी तरफ इतिहास के दूसरा स्रोत जो है धार्मिक, तो धार्मिक में बहुत सारा धर्म ग्रंथ है। जैसे कि शुरू में देखा जाए तो आपका सनातन धर्म का दो पार्ट है, जैसे कि रामायण और महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बना हुआ है, तो इसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि धार्मिक में गीता हो गया, गीता के अलावा आप देखेंगे आगे आइएगा तो बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का जो भी साहित्य है वो सब हमें प्राचीन काल के बारे में अध्ययन का जानकारी बना हुआ है। तो इस तरह से एक हो गया कि धार्मिक साहित्य, दूसरा, और दूसरी तरफ बात करेंगे तो पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है, कोई वस्तु यानी वह वस्तु या वह सामग्री, जैसे कि सिक्का भी इसमें आ जाएगा, कोई मुद्रा आ जाएगा, जो उस शासन काल के दौरान लोग उपयोग में करते थे, वो भी हमारे अध्ययन का आज एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। तो इतिहास की बात किया जाए तो इतिहास बहुत ही पुराना है और मानव का इतिहास आज का नहीं है, बहुत प्राचीन इतिहास है। तो मानव के इतिहास को पूर्ण रूप से जानने के लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा कि मानव का जो विकास हुआ वह कब से हुआ, कैसे हुआ। तो मानव के विकास का अध्ययन करने के लिए मुझे इतिहास यानी लिखित जानकारी से पहले के काल में जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है जन्म लेते हुए हर कुछ नहीं कर सकता। यानी जिस दिन जन्म लिया उस दिन अगर वह लिखना जान जाता तो खैर आज दुनिया कहां से कहां होती। दुनिया में जो अभी जो पिछड़ा हमारा देश है या राज्य है, कहीं ना कहीं विश्व के अदर कंट्री से उससे उतना नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो विश्व की सबसे शक्तिशाली जो शक्ति है, ह्यूमन पावर, यानी वो हमारे पास है। दुनिया की सर्वाधिक दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है हम। तो इतने बड़े आबादी के बाद अगर हम चाहे, हमारे पास अगर ह्यूमन शक्ति ज्यादा होता तो हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में आते।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो शिक्षा का अभाव है, इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बच्चा जो है जन्म लेते नहीं सीख सकता, उसी प्रकार से जब मानव का विकास हुआ होगा तो शुरू में ही उनको लिखना नहीं आता रहा होगा। तो उस समय का काल जो है इतिहास से पीछे वाला काल हम मानते हैं, हालांकि वह इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है मानव के विकास का प्रारंभिक काल या प्रारंभिक जीवन। तो मानव के काल को यानी इतिहास को जानने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग जो चालू करेंगे वह मानव विकास के काल से चालू करेंगे, यानी कह सकते हैं मानव विकास का जो काल है मानव विकास का जो काल है यह 3 भागों में बांटा गया है। मानव विकास का काल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कहिएगा कौन कौन? तो एक सबसे पहले जो काल आया था जिसको हम कहेंगे कि पाषाण काल। क्या कौन सा काल कहेंगे? पाषाण काल। इसको स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है, इस समय मानव जो था वह ज्यादा विकसित नहीं था, नया नया मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानवीय सभ्यता का नया नया विकास हुआ था। तो उस समय मानव जो है पाषाण काल यानी पत्थरों का प्रयोग करता था, और पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है। इसीलिए पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर का काल, यानी जब मानव पत्थर का प्रयोग करता था तो उस पूरे काल को ही पाषाण काल के रूप में रख दिया गया। और इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नव पाषाण काल। तो हम यहां देखेंगे कि जो पाषाण काल है, मानव विकास का काल, वह पाषाण काल जो 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल जिस समय मानव का नया नया विकास हुआ था, बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग करता था, धीरे धीरे मानव का और विकास हुआ, मानव ने तकनीकी का प्रयोग किया और उसी पत्थर को पत्थर से तोड़ करके एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चालू कर दिया। और इस तरह से मध्य पाषाण काल का विकास हुआ, पत्थर के द्वारा लोगों ने भोजन करना और आग का विकास हुआ। उसके बाद पत्थर के द्वारा लोगों ने बहुत सारे सामग्री बनाने का काम किया। इस तरह से नव पाषाण काल का शुरुआत हुआ। इस समय लोग छोटी मोटी कृषि करना भी सीख लिया था। तो इस समय लोग नॉर्मली ग्रामीण जीवन में जीना सीख लिया था। पाषाण काल के बाद जो दूसरा काल का विकास हुआ था, इस काल को हम कहते हैं अध ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे? अध ऐतिहासिक काल, यानी अध ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं कि जो अध ऐतिहासिक काल है यह कौन सा काल है? नाम है अध ऐतिहासिक काल, यानी आधा इतिहास। हम नॉर्मली इसको देख सकते हैं अध इतिहास, यानी कह रहा है आधा इतिहास। कहिएगा आधा इतिहास कैसे होगा? क्योंकि पहले ही बता दिए इतिहास का जानकारी में 2 तरीके की जानकारी होती है, एक साहित्यिक और दूसरा होता है पुरातात्विक। तो इस समय का जो काल था यह मूल रूप से ऐतिहासिक काल था, लेकिन भारतीय इतिहास में देखा गया है कि इस समय जो अध्ययन का स्रोत है इसमें कुछ ऐसे सामग्री है जो साहित्यिक अध्ययन है उसको आज तक लोगों ने पढ़ नहीं पाया है। क्योंकि इस समय का जो लैंग्वेज था, जो लिपि था, वह लिपि भाव चित्रात्मक था और आज तक किसी ने इसे पढ़ने में सफलता नहीं हासिल की। तो इस कारण से जो अध ऐतिहासिक काल है यह ऐतिहासिक काल के रूप में नहीं रखा गया, क्योंकि इसके अध्ययन का स्रोत केवल और केवल पुरातत्व है। और हमारे पास तीसरा आता है कि जब मानव ने इस सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता का विकास किया तो उसके बाद इतिहास आया। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि अध ऐतिहासिक काल में मुझे पूर्ण रूप से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, यानी हड़प्पा सभ्यता। यानी कौन सा सभ्यता हम जानेंगे? हड़प्पा सभ्यता। अध ऐतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इसमें पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे तो इतिहास आएगा। अगला जो मेरा पार्ट होगा वह होगा इतिहास, यानी इसको हिस्टोरिकल एज के नाम से भी जानते हैं। और इस समय मानव के पास इतना बुद्धि आ चुका था
कि मानव जो है वह साहित्य के साथ साथ जो लिखित जानकारी थी, साहित्यिक जानकारी थी, उसके साथ साथ पुरातत्व भी उपयोग में आता था, क्योंकि मानव तो पुरातत्व के बिना रह नहीं सकता, प्रत्येक रोज कुछ ना कुछ प्रयोग में आता ही रहता है। तो अभी मेरे पास ये इतिहास है और इतिहास को पुनः मुझे 3 पार्ट में बांटा गया है। इतिहास के 3 भाग हैं, एक प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब ये जो 3 इतिहास है इसको हम अब आगे देखेंगे। थोड़ा सा पीछे समझ लेते हैं कि यह मानव का विकास का काल है, और अभी हम जानेंगे कि जो पूरा तत्व है मेरा, यह पूरा क्या है, पूरा तत्व क्या है। तो पुरातत्व 2 शब्द से बना हुआ है, पूरा प्लस तत्व। पुरातत्व जो है 2 शब्द से बना हुआ है, पूरा प्लस तत्व। पूरा मतलब प्राचीन, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और तत्व का मतलब होता है सामग्री, यानी प्राचीन सामग्री को ही हम पुरातत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राचीन सामग्री को ही पुरातत्व कहेंगे। तो प्राचीन सामग्री में हमारा क्या होगा? प्राचीन सामग्री का मतलब हुआ कि जो प्राचीन काल में यानी पहले के काल में जो उपयोग में लाया गया होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं हड्डी। हड्डी जो है, हड्डी के अलावा हम कह सकते हैं सिक्का। और क्या प्रयोग करता रहा होगा मानव? तो मानव के काल में इस समय रहा होगा जिसको हम कहते हैं मकान, यानी कि मकान भी आ जाएगा। उस समय मानव तो कहीं बाहर तो रह नहीं सकता, उसको मकान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ भोजन का सामग्री होगा, यानी भोजन की सामग्री में हम कह सकते हैं धान, चावल, गेहूं, ये सब जो आएगा वह इस जो उसका साक्ष्य है, ये सब जो है मेरा पुरातत्व है, यानी प्राचीन काल में उपयोग में आने वाला सामग्री है। तो ये भी आपका पुरातत्व के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में जो व्यक्ति अध्ययन करता है, जो व्यक्ति इसके अध्ययन वाले होते हैं, उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। यानी पुरातत्व का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? पुरातत्वविद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद। अब एक क्वेश्चन आता है, हमेशा सुनते हुइएगा कि पुरातत्व क्या है और पुरातत्वविद क्या है, और यह बिहार बोर्ड में बार बार पूछा भी जाता है। तो पुरातत्व जैसे ही कहेगा क्या है, तो पुरातत्व 2 शब्द पूरा प्लस तत्व के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है पूरा यानी प्राचीन, और तत्व का मतलब सामग्री, अर्थात प्राचीन सामग्री को ही पुरातत्व कहेंगे। और जैसे ही पूछेगा पुरातत्वविद कहेंगे। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि पुरातत्व के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को या अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को पुरातत्वविद कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो पुरातत्व का अध्ययन जो है किसके माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जो पुरातत्व का अध्ययन की जैसे जैसे मिट्टी के नीचे खना, जैसे जैसे उसको खनन करने के दौरान जो जितना सामग्री नीचे मिलेगा वह उतना पुराना होगा। क्योंकि आप आए दिन देखते होइएगा, आप जिस जहां पर रहते हैं वहां पर प्रत्येक रोज कुछ ना कुछ मिट्टी ऊपर आकर के रखाते रहता है। तो जो जितना सामग्री, कोई सामग्री देखिएगा बचपन में जो उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर दब गया और पुनः उसके ऊपर मिट्टी रखा रहा है, मिट्टी रख रहा है, तो धीरे 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 वह काफी ऊंचाई पर चली जाती है, और जितना समय बीतेगा वह उतना गहराई में जाएगा। तो इस तरह से लोग अध्ययन करते थे। लेकिन इसका जो सबसे प्रामाणिक स्रोत दिया वह एक व्यक्ति दिया था जिनका नाम था B.F. लिविदेव। तो B.F. लिवी ने इसके बारे में बताया था 1946 में। B.F. लिवी एक व्यक्ति है जिन्होंने 1946 में इसके बारे में बताया था, 1946 में कि एडी में, कि पुरातत्व के अध्ययन का जो स्रोत है, पुरातत्व का अध्ययन का जो स्रोत होगा वह C14 विधि होगा। यानी हम कार्बन के आधार पर हम क्या करेंगे? पुरातत्व का अध्ययन करेंगे। तो कार्बन के आधार पर अध्ययन करने की विधि को C14 विधि, या हम इसको कह सकते हैं कार्बन 14 विधि। और ये भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों तक पूछा गया क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। C14, तो C14 यानी कार्बन 14 विधि क्या है? तो यहाँ पर आता है, सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक व्यक्ति में या कह सकते हैं प्रत्येक सजीवों में पाया जाता है। लेकिन कार्बन 14 के साथ साथ प्रत्येक जीव में कार्बन 12 भी मौजूद होता है। और होता क्या है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 सभी जीवों में, सभी सजीव में समान मात्रा में होती है।
लेकिन जैसे ही जीवों की मृत्यु हो जाती है, होता क्या है, कार्बन 12 स्थिर रह जाता है, लेकिन कार्बन 14 जो है धीरे 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 क्षय होने लगता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना। तो जैसे ही C12 को C14 से तुलना करेंगे, जब तक जिया दोनों साथ जिया, साथ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मर गया इन्होंने साथ छोड़ दिया और क्या हो गया, नीचे आ गया। तो जैसे ही नीचे आएगा तो जितना पुराना होगा, जितना कम होगा, उतना वस्तु क्या होगा, पुराना होगा। तो इस विधि को कहते हैं C14 विधि। यानी हम कह सकते हैं C14 विधि क्या है? तो C14 विधि पुरातत्व के बारे में अध्ययन करने का एक विषय है, एक विज्ञान है, जो कि प्रत्येक सजीव में, जब तक व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो सजीव होता है, प्रत्येक सजीव में C14 समान मात्रा में मौजूद होती है। और जैसे ही जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्या होता है कि C12 स्थिर रहता है और C14 धीरे धीरे कमने लगता है, क्षय होने लगती है। और जैसे ही क्षय होने लगती है, एक समय आता है कि उसके बारे में अध्ययन करने का मेरा स्रोत बन जाता है। जितना क्षय हुआ है उतना सामग्री जो होगा प्राचीन होगा। अब इसके बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था B.F. लीवी, 1946 में बताए थे। और एक और चीज आपको बता दे कि B.F. लीवी ने इसके बारे में 1946 में बताए थे। और ये जो क्षय होने की प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है रेडियोधर्मिता। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता। तो आप यहां देखेंगे कि C14 और C12 जो है दो तत्व है, दोनों अलग अलग है, कार्बन है। और कार्बन जैसे जैसे क्षय होता है, ये क्षय होगा, जितना क्षय होगा उतना पुराना होगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेडियोधर्मिता। और यह जो क्षय होने का अर्ध आयु है वह होता है 5568 ±30। तो ये मेरा रहा पुरातत्विक अध्ययन। यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आती है। एक पुरातत्व क्या है, पुरातत्विक क्या है, रेडियोधर्मिता क्या है, और कार्बन 14 विधि क्या है। इसके अलावा आपका जो है अधैतिहासिक काल है, इसका डेट क्या है? तो यह जो अधैतिहासिक काल है, यह लगभग आपका 2350 ईसा पूर्व से, यह हम कह सकते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग जानकारी दिया है। लेकिन फिर भी एक कार्बन 14 विधि के अनुसार इसका जो आंकड़ा दिया गया है, वह आंकड़ा है आपका 2500 से लेकर 1750 BC। यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन करे। ये BC, यहां हम BC लिखे और यहां AD लिखे। AD का मतलब हम इसको कह सकते हैं ईस्वी, और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व इसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझेंगे कि AD क्या है और BC क्या है। और AD और BC को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें हम लेंगे, एक आंकड़ा लेते हैं कि मान लीजिए कोई सामान हम खरीद रहे हैं, और कोई सामान जो खरीदेंगे वह जितना पुराना होगा, जितना मतलब पहले खरीदेंगे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लीजिए कि मेरा ही जन्म जिस दिन हुआ होगा, उस दिन से जो पहले का घटना होगा वो तो पीछे जाएगा। तो क्या मानव शुरू से गणना जानता था? जिस दिन मानव ने गिनती की शुरुआत की, उससे पहले का जो काल है, उस काल को हम BC कहते हैं। और जिस दिन मानव गणना